हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेई रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं आपको जेई में आने वाले फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराऊंगा। सिर्फ चैप्टर ही नहीं, हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और पीवाई क्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो ये पूरा जो चैप्टर है वो बहुत कम टाइम में मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। और पीवाई क्यूज करने के बाद आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस को, ठीक है। आगे इसी में एरर वाला पार्ट आता है, उसका वीडियो अलग होगा। स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर का वीडियो अलग होगा। यहाँ पे हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करेंगे, जहां पे हम डायमेंशंस में डायमेंशनल एनालिसिस तक जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से बनता है, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू से और एक यूनिट से। जैसे मैं लिखता हूं कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मैं मास को कैसे लिखता हूं, 5 kg। तो 5 क्या है, n है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, या इसी को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो kg है वो क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके क्या बनता है, फिजिकल क्वांटिटी। तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं हमारे पास, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जहां पर वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो फंडामेंटल है, वो एज इट इज एक्सेप्टेड है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो कहीं से डिराइव नहीं हुआ है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, और उसके बाद हमारे पास दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी है जो हम देखेंगे, एंगल और सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे मैंने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट आपको दे दिया है, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद कर लेना, बहुत सिंपल है। जैसे लेंथ है, उसका यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होता है, हमको पता है, सिंबल एम होता है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। एक चीज और होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वैसे इतना यूज नहीं होता, कैंडेला होता है इसका। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ठीक है। मोल मतलब कितना अमाउंट है किसी चीज का। उसके बाद आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल से बने हैं, जैसे एरिया। एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, बराबर, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया आपने। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड। फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का हो गया जूल, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से बनकर आते हैं। दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो एंगल और सॉलिड एंगल, ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री है, ये डायमेंशन लेस है, ये आपको याद होना चाहिए। एंगल का यूनिट तो है, देखो जो थीटा एंगल है उसका यूनिट क्या है, रेडियन। यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो पाई रेडियन क्या क्या होता है, 180 डिग्री। यहां पे मैंने आपको डायग्राम में बताया है, थीटा है, रेडियस आर है, और एक आर्क गिवन है जिसमें थीटा कवर होता है। तो थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। फिर एक सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल मतलब ये 3 डायमेंशन एंगल, जैसे आपने एक कोन ले लिया, तो ये जो 3D एंगल है वो आपका सॉलिड एंगल होता है। ये भी डायमेंशन लेस होता है। इसका जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, और फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यूनिट्स। अब हम आते हैं डायमेंशन पे। तो डायमेंशन क्या है, लेंथ का एल होता है। ये सारे फंडामेंटल डायमेंशंस बता रहा हूं मैं, जो आपको जो फंडामेंटल यूनिट से बनकर आए हैं। मास का क्या होता है, एम। टाइम का टी। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, इसके लिए हम के लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, इसके लिए ए लिखते हैं। आई भी आप लिख सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है, हर जगह ए ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं आपको आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लिख के दिखाऊं। जैसे एरिया है, तो एरिया मीटर स्क्वायर था। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, एल क्यूब। डेंसिटी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज केजी मींस मास, तो एम लिखा। मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, -3 लिखा क्योंकि अपॉन में था। इसी को आप लिख सकते हो एम एल क्यूब टी जीरो। टी जीरो क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी टाइम का कंपोनेंट नहीं है। टी जीरो लिखो ना लिखो एक ही बात है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि हम एम एल टी को साथ में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज
लेंथ अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो लेंथ अपॉन टाइम, तो m0 l1 t-1 लिख दिया। एक्सेलरेशन हो गया l t-2, ठीक है। फोर्स हो गया ml t-2। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? kg। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे मास m, मीटर मतलब l, और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t⁻²। फिर आता है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास का m कंपोनेंट आ गया। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ पर टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाता है ml² t-2। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, तो t⁻³ हो जाएगा यहाँ पे, तो इट इज ml² t⁻3। अब कुछ कांस्टेंट्स है जिसका डायमेंशन आप याद कर लोगे तो बेटर है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को स्पीड से डिवाइड करोगे तो कोई भी डायमेंशन मिलने वाला नहीं है। फिर आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि होता है pv अपॉन nt। तो उसका फॉर्मूला डिराइव करके अपने को एंड में क्या मिलता है? ml² t⁻² मोल इनवर्स। ये याद होगा तो बेटर होगा, ऐसी चीजों में आप टाइम एग्जाम में ना गवाओ तो बेस्ट होगा, ठीक है, याद कर लो। फिर आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट तो हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका क्या निकल के आता है? m-1 l³ t-2। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या आता है? h का ml² t-1। फिर आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k, विच इज ml² t-2 k इनवर्स, मतलब टेम्परेचर इनवर्स। अब आप ध्यान से देखो, ml² t-2 किसका था? यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये एनर्जी, ml² t-2 एनर्जी का था, यानी कि वर्क का। तो आप यहां पे जब k लिखते हो तो यहां पे डायमेंशन ऑफ k इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ये आपको याद रहेगा तो बेहतर है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकल कर आता है ml-1 t-3। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको C भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें दो चीज हम पढ़ते हैं आगे, Cp और Cv, ठीक है। तो उसका क्या निकलता है? ml² t-2 मोल इनवर्स k इनवर्स। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यह प्रिंसिपल क्या कहता है? यह प्रिंसिपल कहता है कि आप उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो सिमिलर इन नेचर हो, मतलब जिनका यूनिट सेम हो या जिनका डायमेंशन सेम हो, एक, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, एक एग्जांपल इसमें हम करते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन द गिवन एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। तो मैंने क्या किया? v इज इक्वल टू a प्लस बी टी को लिखा v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। क्लियर बात है? आप LHS को RHS को LHS में ले लो। मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाऊंगा जब इनके डायमेंशन सेम होंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मुझे पता चला कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। तो मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ a इज डायमेंशन ऑफ v, तो a क्या मिल गया आपको? वेलोसिटी का डायमेंशन, तो a का मिल गया m0 l t-1। अब मैं कहता हूं कि डायमेंशन ऑफ bt इज डायमेंशन ऑफ v, तो डायमेंशन ऑफ bt क्या है? l t-1, तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा? l t-2, ठीक है। फिर क्या आता है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन p इज इक्वल टू p0 e रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। एक बात आप ध्यान में रख लो, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल भी लिया है कि पावर जो है ना वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। पावर के अंदर आप कुछ भी लिख लो ना, क्लियर आंख बंद करके सोच लो कि वो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस हो गया, तो अल्फा टी स्क्वायर क्या हो गया? m0 l0 t0। अल्फा टी स्क्वायर हो गया m0 l0 t0। अब ये टी स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या आएगा? m0 l0 t-2। तो ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके डायमेंशन को किसी इक्वेशन में, किसी टर्म के डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तीन मेजर एप्लीकेशन है। पहला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। एक्चुअली में ये आधा सच है, पूरा सच क्या है? हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं।
दोनों में फर्क होता है। वो फर्क क्या मैं आगे बता भी दूंगा आपको। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन सही है या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस होना चाहिए, क्योंकि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे के बराबर कर रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायमेंशन। क्लियर है? अब ये इक्वेशन है, मान लो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एलएचएस में आपका s है तो उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ। अब आरएचएस में देख लो, पहली बात तो ऐड कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होंगे जब उनका डायमेंशन सेम होगा। चेक कर लेते हैं, यूटी क्या है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है, यानी कि क्या हो गया, लेंथ हो गया। हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो आपके पास लास्ट में मीटर ही बचेगा, लेंथ। दोनों का डायमेंशन सेम है, पहली बात, तभी तो हम ऐड कर पाए। और आरएचएस का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, एलएचएस के डायमेंशन। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, या बोल सकते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है। अच्छा सर आप डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोल रहे हो, यहां मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हाफ है ना, हाफ, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, एक नंबर है। अगर कोई लिख के जाए कि सर s इज इक्वल टू यूटी प्लस 580 स्क्वायर, अब बताओ ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली तो ये अभी भी करेक्ट है, पर क्या इक्वेशन करेक्ट है, नहीं। इसके लिए कोई बोले ना कि ये डायमेंशनल एनालिसिस से आपको इक्वेशन का करेक्टनेस पता चलता है, वो गलत बोल रहा है। इक्वेशन का करेक्टनेस नहीं, इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस पता चलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी दिया है, तो t का तो टाइम आ जाएगा, 2 पाई तो डायमेंशनल कुछ होगा नहीं, डायमेंशन लेस होगा। अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एल का तो एल आ जाएगा, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड में क्या बचेगा, टाइम, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन। फिर आता है दूसरा एप्लीकेशन विच इज कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स, विच इज कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स, सॉरी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, नॉट कंजर्वेशन, आई एम सॉरी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एसआई से सीजीएस में जाना है, सीजीएस से एसआई में आना है। देखो आप यूनिट बदलते हो तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, ठीक है। मान लो N1 U1 SI यूनिट का है, के लिए फिजिकल क्वांटिटी का है, N2 U2 CGS के लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिट को कन्वर्ट करते टाइम याद रखना N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये याद रहना बहुत जरूरी है। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 याद रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं लिखता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 और 100 बराबर नहीं है, मीटर और सेंटीमीटर बराबर नहीं है, लेकिन 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर है, क्योंकि दोनों मिलके जो फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं वो सेम है। वैसे तो अगर फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल देख लो। 1 न्यूटन को मैं क्या कर रहा हूं, डाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, मतलब मुझे पता करना है कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है। तो अब देखो 1 न्यूटन को मैंने पहले यूनिट लिखा, यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 का 1 ही लिखोगे आप, उसमें तो आपको चेंज कर नहीं सकते। यहां पे डायमेंशन निकल कर आता है MLT-2। अभी N1 जो है 1 न्यूटन का, N1 क्या है, 1 है, M1 क्या है, केजी में है, L1 क्या है, मीटर है, T1 सेकेंड है। N2 हमको ढूंढना है कि कितना डाइन होता है। डाइन एक्चुअली सीजीएस होता है। डाइन क्या होता है, सीजीएस। तो सीजीएस में मास को हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर से और टाइम को सेकेंड से। तो U1 जो बन के आता है, यूनिट बन के आता है M1 L1 T1 रेस टू -2। क्योंकि देखो मैं MLT-2 तो बदल नहीं सकता, क्योंकि फोर्स का MLT-2 डायमेंशन तो वही रहेगा, चाहे सीजीएस में लिखो चाहे एसआई में लिखो। बट जब आप एसआई में लिख रहे हो तो M की जगह आप M1 लिखो, क्योंकि आप केजी में लिख रहे हो, आप एसआई में लिख रहे हो। और जब आप U2 लिखोगे सीजीएस में तो MLT-2 डायमेंशन सेम है, लेकिन M2 L2 और T2 आ जाएगा, क्योंकि आप सीजीएस में लिख रहे हो। ठीक है, मुझे फॉर्मूला पता है N1 U1 बराबर N2 U2, तो N2 क्या आ जाता है, N1 टाइम्स U1 बाई U2। ठीक है, अब आप देखो U1 बाई U2 में M1 बाई M2 रेस टू 1, L1 बाई L2 रेस टू 1, T1 बाई T2 रेस टू -2। M1 L1 T -2 डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा।
N1 1 था, kg बाय ग्राम इंटू m मीटर बाय सेंटीमीटर इंटू सेकेंड बाय सेकेंड रेस टू -2। kg को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूं, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हूं, और सेकंड बाय सेकंड डिवाइड होके 1 बचेगा। यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचेगा 10⁻5, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, और मैंने कर दिया यूनिट का कन्वर्जन। कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन आपको टर्म्स के बीच का, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन पता है, तो आप फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करता है, इनवर्सली करता है, स्क्वायर से करता है, कैसे करता है वो नहीं बताया, इतना बताया कि फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको इसका डिराइव करके दिखाता हूं रिलेशन। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m⁻x, ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एंड फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन रेज टू y। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू k टाइम्स m⁻x a⁻y, जहां पे k क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है, ये हमको पता है। डायमेंशन ऑफ LHS क्या है, mLT-2। डायमेंशन ऑफ RHS क्या है, k तो डायमेंशनलेस है, m⁻x, a क्या है, LT-2 रेज टू y। तो यहां पे तो mLT-2 है, यहां पे क्या आएगा m⁻x l⁻y, यहां से l⁻y और t⁻⁻2y, t⁻⁻2y। अगर आप इक्वेट करो तो x बराबर 1 मिल जाएगा, mm को कंपेयर करो, ll को कंपेयर करो तो y बराबर 1 मिल जाएगा। आपने कहा था कि F इज इक्वल टू k टाइम्स m⁻x a⁻y, यहां पे आ गया F इज इक्वल टू k टाइम्स ma। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि k बराबर 1 होता है, तो F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके ऊपर एग्जांपल्स देख लिया। अब पूछे गए PYQs में आपको दिखाता हूं। जैसे ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पेन में ब्लैक कर लेता हूं, ओके। फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप का, वो डिपेंड करता है रेडियस पे, डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे। जिनको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला नहीं पता, यहां देख लो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F इज इक्वल F बाय L। सरफेस टेंशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि डायमेंशन निकालने में आसानी होगी। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B एंड C इफ फ्रीक्वेंसी इज R रेज टू A, डेंसिटी रेज टू B एंड सरफेस टेंशन रेज टू C। तो ये आपको दिया हुआ, मतलब जैसे हम, और जैसे मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर दिखा, सेम चीज है। तो फ्रीक्वेंसी का तो मेरे को पता है t⁻⁻1 होता है, टाइम इनवर्स। रेडियस क्या होता है, लेंथ, रेडियस क्या होता है, लेंथ रेज टू A, क्लियर है। उसके बाद डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम लिख दिया l⁻³ रेज टू B। और मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि क्या होता है मास, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाय लेंथ किया तो L0 हो जाएगा, यानी कि mt⁻2 रेज टू C। तो यहां से T इनवर्स बराबर आया L की पावर, L कहां कहां इकट्ठा कर लो, A और -3, तो यहां पे B भी है, तो A-3B। M कहां का इकट्ठा कर लो, एक तो B के साथ है, एक तो C के साथ है, तो B प्लस C। और T कहां का है, -2C। अब यहां से कंपेयर करो कि T क्या है, -2C किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो C किसके बराबर हो गया, हाफ के बराबर। फिर क्या आता है, B प्लस C 0 है, क्योंकि यहां पे M का टर्म 0 है, L का टर्म 0 है, तो B प्लस C 0 हो गया, तो B -हाफ आ गया, और L का टर्म 0 है, तो A-3B भी 0 हो गया, तो A क्या आ गया, -3/2। तो एग्जाम्पल देख लो, A B C का क्या है, -3/2, -1/2, 1/2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज गिवन बाय
ईटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन ईटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा लॉग ई रेज टू बीटा एक्स अपॉन के टी। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद करो, एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। एक्स लेंथ है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से तीन सही है, एक गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो बीटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दिया है, ईटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा log of e raised to बीटा एक्स अपॉन के टी। ठीक है, ये कैपिटल टी है क्योंकि टी टेम्परेचर है, स्मॉल में। अब यहां पे आप देखो, ये पावर में है, पावर वाली चीज डायमेंशन लेस होती है, यानी कि बीटा एक्स अपॉन के टी डायमेंशन लेस है। ये रेशियो डायमेंशन लेस है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, तभी तो डिवाइड करने पे डायमेंशन लेस हो गया। यानी कि डायमेंशन ऑफ बीटा एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ बीटा डायमेंशन ऑफ के टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ बीटा बराबर डायमेंशन ऑफ के टी अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया के टी ऑफ डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है, विच इज एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2 अपॉन एक्स लेंथ है, तो आपका एम एल टी -2 आ गया, जो कि होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा। ये कैसे है मैं आपको बताता हूं। ईटा जो है एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का कोई डायमेंशन नहीं होता, बराबर, और लॉग का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, अगर ईटा डायमेंशन लेस है, एलएचएस डायमेंशन लेस है, मतलब आरएचएस को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। आरएचएस में ये तो ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, तो ये जो टर्म बचा इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा बीटा बटे डिवाइड बाय साइन थीटा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। सर साइन थीटा तो नंबर होता है, साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 रेंज की होती है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि अल्फा टाइम्स बीटा को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा इनवर्स के डायमेंशन को बीटा के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा, या अल्फा के डायमेंशन को बीटा इनवर्स के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो वो डायमेंशन लेस हो पाएगा उनका मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने लिखा है अल्फा इनवर्स का जो डायमेंशन है वो बीटा के डायमेंशन के बराबर है। अल्फा इनवर्स का डायमेंशन बीटा के बराबर है, बीटा का अभी अभी निकाला है mlt-2। तो अल्फा इनवर्स में जब लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे एनर्जी में, सॉरी फोर्स में जब लेंथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो वर्क और एनर्जी अपने आप बन जाता है, तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, डायमेंशन ऑफ एफिशिएंसी इनवर्स साइन थीटा इज सेम ऑफ अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन लेस आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन 0 है। ये दोनों इंडिविजुअली 0 है तो मल्टीप्लाई करके भी 0 हो गया, तो दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ओके, फिर एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं, ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, अगेन एक इक्वेशन दिया है, अगेन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यहां से आप देखो क्या बोल रहा है, अल्फा का डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां देख लो, ये जो लॉग के अंदर है तो डायमेंशन लेस होगा, तो जो अच्छा डायमेंशन लेस क्वांटिटी पी, यहां पे भी बोला भाई पी भी डायमेंशन लेस है, यानी कि आपको अगेन सेम चीज मिलेगा कि अल्फा इनवर्स का जो डायमेंशन है, सॉरी अल्फा का जो यहां पे इनवर्स नहीं आएगा क्योंकि अल्फा बटे बीटा है ना, अल्फा बाय बीटा है, तो अल्फा का डायमेंशन बराबर बीटा का डायमेंशन होगा, तभी तो दोनों कट का डायमेंशन लेस हो जाएगा, पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन ढूंढना है। यहां पे आप देखो लॉग में क्या है, केटी अपॉन बीटा एक्स, वो डायमेंशन लेस होने के लिए केटी के डायमेंशन को, इसको वाइट कर देता हूं, केटी के डायमेंशन को बीटा एक्स के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा। केटी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन, और एक्स क्या होता है, लेंथ, तो बीटा क्या आ जाएगा, mlt-2, बीटा mlt-2 आ गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा, mlt-2। ऐसा कोई ऑप्शन है mlt, हाँ ऑप्शन सी है।
एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा यूनिट दिया है पास्कल सेकेंड। पास्कल में आपको बता दूं फोर्स होता है, पास्कल मतलब फोर्स, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है तो फोर्स है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, एम एल स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। सेकेंड क्या हो गया, सॉरी, नो नो नो, पास्कल इज नॉट फोर्स, पास्कल इज प्रेशर, सॉरी प्रेशर। वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। न्यूटन होता है फोर्स, आई एम सॉरी। पास्कल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे देखो पास्कल क्या लिखा है, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या, सेकंड किया तो क्या आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी कि एम एल, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक और पीवाईक्यू देख लो, आखिरी पीवाईक्यू है, जेईई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एडवांस में भी आते हैं। वेलोसिटी v, टाइम t और फोर्स F को बेस क्वांटिटी माना गया है। अब तक हमारा बेस क्वांटिटी mlt होता था, अब क्या हो गया है, ये 1 mm है, ठीक है, हाँ। अब हो गया है VTF, मतलब इसके टर्म में ढूंढना है क्या, डायमेंशन ऑफ मास। डायमेंशन ऑफ मास m1 l0 t0 होता था, बराबर। अब हमको किसके फॉर्म में ढूंढना है, VTF के। अब आप देख लो, मास जो है, मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मास का एफ टी और वी के साथ कोई रिलेशन है, तभी मैं ढूंढ रहा हूं। तो एफ रेस टू ए, टी रेस टू बी और वी रेस टू सी मैंने अज्यूम कर लिया। अब मास मतलब एम रेस टू वन होता है, एफ मतलब एम एल टी माइनस टू होता है, टी मतलब टी होता है, वी मतलब एल टी माइनस वन होता है, रेस टू ए रेस टू बी रेस टू सी हो गया। तो एम रेस टू, टोटल एम इकट्ठा कर लो, एक ही है ए के साथ, एल इकट्ठा कर लो, एक ए के साथ है और एक प्लस सी के साथ है, तो एल ए प्लस सी हो गया। टी इकट्ठा करो, एक माइनस टू ए के साथ है, एक प्लस बी के साथ है और एक माइनस सी के साथ है, तो टी क्या हो गया, माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी। अब एम वन है, यानी कि इसको कंपेयर करो तो ए वन निकल गया, एल यहां पे जीरो है, टी यहां पे जीरो है, तो ए प्लस सी जीरो, तो सी माइनस वन आ गया। और यहां पे अगर टी को भी जीरो करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बी वन आ जाएगा, यानी कि ए वन आया, बी वन आया, सी माइनस वन आया, यानी कि आपका मार्क्स एफ टी वी माइनस वन आया। क्या कोई ऑप्शन है एफ टी वी माइनस वन, हाँ। तो यहां पे हमने क्या किया, पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, उनके एप्लीकेशन भी देख लिए, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है और पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो आपने यहां तक देखा तो इसको प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक साल लगातार वीडियो डालने वाला हूं, जेई का एग्जाम देने वाले हो, 2026 हो या 2027 हो, तो ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, स्पेशली फिजिक्स के। तो मैं पूरा आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूं, उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।